नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। कौरव और पांडवों की राजधानी रहे हस्तिनापुर में या उसके आसपास के पूरे इलाके में, हस्तिनापुर राजधानी और उसके आसपास के कौरवों और पांडवों के कभी साम्राज्य रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो कई ताकतवर कौमें हैं उनमें एक ताकतवर कौम है क्षत्रियों की। क्षत्रियों ने ऐलान कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े रहेंगे। मेरठ के खेड़ा में एक महापंचायत आज की गई और उसका उद्देश्य बीजेपी के प्रत्याशियों को आंखें तरेरना था। मेरठ का सरधना इलाका और यहाँ का खेड़ा गांव, आज हजारों लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ आसपास का जो, और हस्तिनापुर मेरठ में ही है। तो ये हस्तिनापुर राजधानी जो कौरवों पांडवों की रही है, उसके इर्द गिर्द का पूरा जो कभी साम्राज्य रहा उनका, वहाँ सियासी महाभारत इस शक्ल में सामने आ रही है। आज खेड़ा की महापंचायत में एक तरीके से क्षत्रिय संगठनों ने, जिसमें त्यागी बिरादरी के भी लोग थे, मुस्लिम बिरादरी के भी लोग थे, बहुत सारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सैनी लोग थे, प्रजापति थे, उन लोगों ने एक तरीके से ऐलान कर दिया कि मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे संजीव बालियान को वोट नहीं देंगे। इसके अलावा सहारनपुर, मेरठ, जहाँ जहाँ असर है वहाँ भी जो बीजेपी को हरा रहा है उस उम्मीदवार के साथ खड़े होने का ऐलान भी किया गया। अब इन जाति जो पंचायतें हैं, क्या इनका कोई मतलब है चुनाव में? क्या ये कोई इनके फैसले क्या अभी भी इतने कारगर होते हैं क्या पंचायतों के? ये महापंचायत सम्मान महापंचायत के रूप में, स्वाभिमान महापंचायत के रूप में इसे किया गया। और अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बिजनौर सीट की बात करें तो पिछली दफ़ा संजीव बालियान किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह से महज 5-5.5 हजार वोट से जीत पाए थे, जो केंद्रीय मंत्री हैं मुजफ्फरनगर से। तब लोकदल उनके विरोध में था। इस बार राष्ट्रीय लोकदल चौधरी अजीत सिंह के बेटे चौधरी जयंत बीजेपी के साथ हैं, बालियान के साथ खड़े हैं। तो जाटों का एक बड़ा कुनबा, किसानों का एक बड़ा कुनबा बीजेपी के साथ प्लस हुआ है। तो क्या इस तरह की जाति पंचायतें, पहला चरण 19 तारीख को उत्तर प्रदेश में है, 8 लोकसभा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जहां वोट पड़ने हैं। कल भी एक पंचायत है, क्षत्रियों की पंचायत उसे कहा जा रहा है, कल भी एक पंचायत है। लगातार पंचायतें चल रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये चलन है कि पंचायतों के जरिए हवा बदलने की कोशिश रहती है। लेकिन क्या ये इतनी ताकतवर पंचायतें हैं जो ये हवा बदल पाएंगी? और ये केवल एक लोकसभा या एक उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो गुजरात से लेके, हरियाणा से लेके उत्तर प्रदेश तक क्षत्रिय प्रतीकों, क्षत्रिय महापुरुषों की बात कर रहे हैं, उनके स्वाभिमान और सम्मान की बात कर रहे हैं, महिलाओं के अपमान का भी सवाल उठा रहे हैं और राजनीतिक भागीदारी कम किए जाने की भी शिकायत कर रहे हैं। क्षत्रिय नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके प्रभुत्व वाली सीटों पर दूसरी जाति के उम्मीदवार उतारकर क्षत्रियों की नुमाइंदगी को कम किया जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि क्षत्रियों ने अपनी राजनीतिक हैसियत बनाई कब? वो तो पिछलग्गू जैसे रहे हैं, तमाम दलों के साथ तो पीछे लगकर काम करते रहे। क्या क्षत्रिय नेता जो आज हुंकार भर रहे हैं, नथुने फुला रहे हैं, क्या आज ये जो चीज़ें हैं क्या कारगर होंगी?
क्या उनको इन सब चीज़ों से राजनीतिक विरासत मिल जाएगी? बहुत सारी बड़ी कड़वी कड़वी बातें आज जो खेड़ा, मेरठ के खेड़ा में जो महापंचायत, स्वाभिमान महापंचायत हुई क्षत्रियों की स्वाभिमान के नाम पर, उसे बहुत कड़वी बातें कही गई और बहुत तीखी बातें भी हुई और शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। ऐलान कर दिया गया, फतवा जैसा जारी किया गया कि नहीं देंगे वोट। क्या ये कारगर होते हैं क्या? और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे महापंचायतों में हो रही है वो लोटा और नमक की है। इसी तरह गुजरात में गंगा जल उठाकर कसम खिलाई गई और यहां नमक लोटे की सौगंध खिलाई गई लोगों को। और क्षत्रिय नेताओं ने कहा कि शायद उन्हें पहली बार अपनी राजनीतिक हैसियत को बताने के लिए नमक लोटे को उठाना पड़ रहा है। तो इस नमक लोटे का मजमून क्या है? इस नमक लोटे के अंदर क्या इतनी ताकत है कि किसी प्रत्याशी को वो हरा जिता सकते हैं? मंथन में यही बड़ा सवाल। मुकदमा लगवा के सरकार बनाई, देश में भाजपा को हराने का काम मोटे मोटे तौर पर कुछ आंकड़े हैं, जैसा कि चुनाव में चलते हैं। अब चूंकि कोई जाति जनगणना बहुत दिनों से विपक्ष मांग कर रहा था, वो तो हुई नहीं, तो इसलिए कोई बहुत पुख्ता आंकड़े मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो आंकड़े चलन में हैं, जो मीडिया में आंकड़े चलते हैं, जो क्षत्रिय नेता या दूसरी बिरादरियों के लोग एक दूसरे को आंकते हैं, वो आंकड़े कुछ मेरे पास हैं। सहारनपुर में 8% राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं। मुजफ्फरनगर में भी 8% हैं। कैराना में 6% राजपूत हैं। मेरठ में 6% हैं। बिजनौर में 5% हैं। और सर्वाधिक 12% नगीना सीट पर हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पहले चरण में 19 तारीख को वोट पड़ने हैं, वहां ये क्षत्रियों की आबादी है। कहा यह भी जा रहा है कि त्यागी समाज नाराज है और एक त्यागी उम्मीदवार भी मुजफ्फरनगर में उतर आए हैं सामने। ये वही त्यागी हैं जो पिछले दिनों वो जेल में रहे एक महिला से दुर्व्यवहार के कारण पहले भाजपा में थे, अब वो वहां खड़े हो गए हैं भाजपा के विरोध में और मुजफ्फरनगर से ही वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। तो इसी तरीके से सैनी बिरादरी, प्रजापति बिरादरी, बहुत सारी बिरादरियों के एक साथ होकर बीजेपी के विरोध का दावा किया गया है। लेकिन ये दावा क्या जमीन पर है, धरातल पर है, कितना ये महत्वपूर्ण है, ये अलग बात है। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये क्षत्रियों की आवाज के पीछे क्या कोई राजनीतिक विरोध है? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या इन क्षत्रियों को विरोधी दल इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? ये भी एक सवाल उठता है, वो वाजिब भी है कि क्या अपना राजनीतिक मकसद सीधा करने के लिए, पूरा करने के लिए, क्या नमक लोटी की सौगंध के लिए उन्हें उकसाया जा रहा है? क्योंकि क्षत्रिय कौम बड़ी भावुक होती है और वो भावनाओं में बह जाती है। ये भी कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, हरियाणा में खास तौर पर, राजस्थान और गुजरात में ये बड़े परंपरावादी भी होते हैं। लेकिन ये भी सच है कि आज तक क्षत्रियों ने अपनी कोई राजनीतिक ताकत इस देश में बनाई नहीं। तमाम क्षत्रिय नेता हुए, मंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, लेकिन ना इनकी एक पार्टी आज तक बनी और ना ही ये अपनी राजनीतिक ताकत बना पाए, तादाद चाहे जितनी भी इनकी रही हो। मेरठ के खेड़ा गांव में आज जो पंचायत हुई, स्वाभिमान महापंचायत, जिसे क्षत्रियों ने अपने स्वाभिमान से जोड़ा, उस स्वाभिमान में जो तीखी बातें हुई हैं, बहुत सीधा सीधा आर या पार, वो सुनिए। पूरे देश में भाजपा को हराने का काम एक बार सबसे हमारा निवेदन है भाई, हम मैं नहीं कह रहा, कभी तक मुंह कर लो
रघुकुल रीत सदा चली क्या आई। क्या कह रहे थे? हाथ उठाओ, मुट्ठी बंद करो। क्या कह रहे थे भाई? 2 मिनट के लिए मोदी जी क्या कह रहे थे भाई? और कहो, हमारे साथ सब बोलेंगे, रघुकुल रीत सदा चली आई। जय हिंद, जय भारत। रघुकुल रीति का हवाला दे रहे हैं, करें प्राण जाई पर बचन न जाई। मंच पर कई ऐसे नेता दिखे जो गुजरात के आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं, गुजरात से शायद वो आए हैं, हरियाणा और राजस्थान के भी कई नेता मंच पर दिखे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नेता और हजारों में संख्या थी, वो लोग वहां एकत्र हुए थे पंचायत में। इससे पहले और कई पंचायतें हो चुकी हैं। कल भी एक पंचायत है गाजियाबाद जिले में और 19 तारीख को वोटिंग है। गुजरात में भी जिस तरीके से विरोध हो रहा है उसकी भी एक तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो जरा एक बार मैं कहूंगा कि दिखाई जाएं। भाजपा को वोट नहीं देंगे, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी पगड़ी की इज्जत के लिए भाजपा को हराने का काम करेंगे। વર્ષોથી રાજપૂત સમાજ જે કાંઈ અનુભવી રહ્યો હતો, अब क्या है, જે એમની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચતી હતી, એ બધું ધીમે ધીમે ભેગું થયું અને આ 23 તારીખે ભૂકંપ જેવો બફાટ થયો। और जालोर के राजपूत, इस बार ये सौगंध खाकर संकल्प लेते हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी पगड़ी की इज्जत के लिए भाजपा को हराने का काम करेंगे। વર્ષોથી રાજપૂત સમાજ જે કાંઈ गुजरात की ये तस्वीर और एक और हुंकार मेरठ के खेड़ा गांव में, वो भी जरा आप सुनिए। जो पंचायत करी 16 तारीख में, उसके पंच बनाए यहाँ। आज पंच बनाए गए, पंचों ने लोटे में नमक घेर के ये फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में संदेश पहुंचाएंगे और पूरे देश में संदेश पहुंचा के ये निर्णय देंगे समाज को कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। कौन 3 लोकसभाओं पे जिसकी आज पंचायत थी, तीनों लोकसभाओं पे निर्णय लिया गया कि जो भी गठबंधन के प्रत्याशी है उनका समर्थन करा जाएगा, राजपूत समाज उन्हें वोट देने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराने का पूरा हम प्रयास करेंगे। कैराना है, मुजफ्फरनगर है और सहारनपुर। अच्छा, सिर्फ यही 3 सीटें क्यों, इसके अलावा? देखो, ये आज जो पंचायत थी ये 3 लोकसभाओं की पंचायत थी, इसमें दूर दूर से लोग जरूर आए। कल धोलाना में पंचायत है, उसके बाद गाजियाबाद में है, फिर गौतम बुद्ध नगर में है, उसके बाद अलीगढ़ है, फिर हाथरस है, फिर बदायूं है। लगातार पंचायतें होंगी चरणों के हिसाब। अच्छा, ये जो लोटा नमक होता है, इसकी क्या प्रथा है और क्या कसम है? लोटे के नमक की परंपरा ये है कि जैसे पानी में नमक गड़ता है, अगर उसमें कोई आदमी गद्दारी करता है तो वो भी समाज का व्यक्ति इसी तरह गड़ेगा जो समाज से दूर होगा। आज समाज को हर व्यक्ति की आवश्यकता है, अपने समाज को मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति काम करे। पार्टियां मजबूत फिर भी हो जाएंगी, लेकिन यदि समाज कमजोर हुआ तो फिर समाज पुनः कभी खड़ा नहीं होगा। पूरन जी, यहाँ एक चीज और देखने को मिली, हिंदू क्षत्रिय के साथ साथ में मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो भी यहाँ बड़ी तादाद में आए थे। मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सन 2014 में बनी और 14 में हिंदू मुस्लिम के नाम पर बनी, तो क्या मुसलमान चले गए हैं? है तो हिंदुस्तान में ही ना। जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो खेड़ा में क्यों नहीं आ सकते? आज वो खेड़ा में आए, उन्होंने कहा कि आप हमारे भाई हैं, गले से गला मिलके दोनों साथ चलेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम। हुंकार 3 सीटों पर फिलहाल सीधे हुंकार है। पूरे देश में ऐलान किया गया है कि विरोध करेंगे।
हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। खेड़ा की स्वाभिमान महापंचायत में मौजूद रहे भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष और क्षत्रिय नेता ठाकुर भानु प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार भानु जी आपका। राघवेंद्र सिंह राजू वरिष्ठ महामंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र सिंह राजू आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। गुजरात से हमारे साथ ठाकुर योगेंद्र सिंह भदौरिया संस्थापक क्षत्रिय सभा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भदौरिया जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राजनीतिक विश्लेषक, संपादक प्रमोद गोस्वामी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, बहुत आभार। और मेरठ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजू शर्मा भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आज इस पंचायत को कवर किया। सीधे रुख करूंगा राजू शर्मा का। राजू शर्मा, खेड़ा की महापंचायत स्वाभिमान के नाम पर क्षत्रियों ने बुलाई थी। क्या तेवर, क्या कलेवर, क्या माहौल था वहां का? और जो बार बार मेरे मन में आ रहा है कि क्या अभी भी इस तरीके की पंचायतें, इस तरीके के कुनबे, क्या अभी भी कोई जमीन पर कोई असर डाल पाते हैं कि केवल हवा हवाई, मूछे टाइट? हाँ बिल्कुल, देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज मेरठ के खेड़ा में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया था, हजारों की संख्या में ठाकुर समाज के लोग जो थे, क्षत्रिय जो थे, वो बड़ी संख्या में वहां पहुंचे थे। और एक बड़ी जो हुंकार है मेरठ की क्रांति धरा से भरी कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन प्रत्याशी है, यानी कि गठबंधन प्रत्याशी जो है उसे जिताना है और बीजेपी के जो प्रत्याशी है उसे हराना है। साफ तौर पर बीजेपी की टेंशन बढ़ाने के लिए बड़ा मेरठ की क्रांति धरा से दिया गया और एक संदेश भी दिया गया अब तक क्षत्रियों और को। राजू शर्मा, ये हस्तिनापुर इलाका भी है, हस्तिनापुर राजधानी भी मेरठ में ही है और कौरवों और पांडवों की राजधानी रही है, पूरा साम्राज्य रहा है उनका। तो एक नई सियासी महाभारत। हाँ बिल्कुल, देखिए सर, आपने सही कहा कि हस्तिनापुर जो है राजधानी रही है और एक नई सियासत की जो बागडोर है वो बेशक मेरठ से तैयार की जा रही है। बड़े ऐलान किए जा रहे हैं क्षत्रिय समाज द्वारा। बीजेपी के बहिष्कार के बाकायदा आज जो महापंचायत हुई थी उसमें जो क्षत्रिय समाज के नेता थे पूरण सिंह, उन्होंने लोटा और नमक की जो सौगंध है वो तमाम क्षत्रियों को दिलाई है। कहा है कि अब हम सबको मिलकर भाजपा का बहिष्कार करना है और जो अपना हक है वो लेकर रहना है और साथ ही उस प्रत्याशी को जिताना है जो भाजपा को हराने का काम कर रहा है। खासतौर पर कहा गया है कि इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है सभी को सपोर्ट करना है और भाजपा के प्रत्याशी को हराना है। अगर जमीनी हकीकत की सर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार पंचायतें हो रही है, क्षत्रिय समाज बड़ी पंचायतें कर रहा है, चाहे मेरठ की बात हो, चाहे मुजफ्फरनगर की बात हो, अब गाजियाबाद में भी पंचायत होनी है, बड़े ऐलान किए जा रहे हैं भाजपा के बहिष्कार को। तो इस बात से कोई दो राय नहीं है कि और राजू कल पंचायत है, गाजियाबाद की पंचायत कल है और एक दिन बाद वोट पड़ना है। हाँ बिल्कुल सर, देखिए प्रथम चरण के मतदान की जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल है और पंचायत जो है 18 अप्रैल को होनी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो उलटफेर है वो करने की तैयारी में है क्षत्रिय समाज। एक संकेत भी देना चाहते हैं प्रथम चरण से भाजपा को कि कहीं ना कहीं अगर हमें सम्मान नहीं मिला आने वाले चरणों में तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो क्षत्रिय समाज है वो पूर्ण रूप से बहिष्कार कर देगा। इसी वजह से आज मेरठ की जो महापंचायत हुई है उसमें लोटा और नमक इसकी जो शपथ दिलाई गई है वो संकेत दिया गया है भाजपा की। कहीं ना कहीं इससे टेंशन भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी को देखते हुए 18 तारीख को यानी कि परसों जो है वो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ठाकुरों का गढ़ कहे जाने वाले सिसोली में एक महारैली को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले भी योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे थे, सरदना विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी रैली की थी और वहां ये संकेत दिया था कि कहीं ना कहीं जो ठाकुर समाज है वो मेरा अपना समाज है, उन्हें कहीं भी नाराज होकर जाने की आवश्यकता नहीं है। नाराजगी दूर करने के लिए पहुंचे थे और बाकायदा सरदना विधानसभा सीट से पूर्व विधायक संगीत सोम जो है उनको बाकायदा अपने बराबर में बिठाया था और उन्हें मूल मंत्र भी दिया था कि भाई जो ये नाराजगी है संजीव बालियान से आपकी, इसे दूर करिए। लेकिन जैसे ही सभा समाप्त हुई उसके बाद
संगीत सोम ने मीडिया में बड़े बयान दिए, साफ तौर पर कहा कि संजीव बालियान मेरी बराबरी करने वाला नेता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो अभी भी बरकरार है और क्षत्रिय समाज इसको लेकर लगातार महापंचायतें कर रहा है। ठीक है राजू, आप हमारे साथ बने रहिए। अब मैं रुख करूंगा ठाकुर भानु प्रताप सिंह का, जो किसानों के बहुत बड़े नेता हैं इस देश के, और क्षत्रियों का झंडा भी वो उठाए हुए हैं। चूंकि क्षत्रिय वो भी हैं तो क्षत्रिय संगठनों से भी जुड़े हैं और क्षत्रियों का भी झंडा उठाए हैं। और इस क्षत्रिय आंदोलन में आज खेड़ा की महापंचायत, जो स्वाभिमान महापंचायत थी, उसमें ठाकुर भानु प्रताप सिंह मौजूद थे। भानु जी, मैं आपके पास सीधे आ रहा हूं। ये जो नमक लोटे का क्या मसला है, जरा दर्शकों को समझाइए। ये नमक लोटा क्या है? क्या उसी तरीके से होता है कि जैसे तमाम जगह कहा जाता है जाओ गंगा जली उठाओ, मंदिर में कसम खाओ? तो ये नमक लोटा क्या है और नमक लोटा क्यों उठाना पड़ा? क्या इससे पहले भी कभी कोई राजनीतिक मसले पर नमक लोटा उठाया गया है क्या? ठाकुर भानु प्रताप, अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। भानु जी बोलिए। जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। भाई साहब जी आवाज करो, हम नाच रहे हूँ। हाँ, सुनाई पड़ रही, बोलिए। माँ अलग ढूंढ लो, कहाँ गई भाई? आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए 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 बोलिए, आपकी आवाज बुलंद है, बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है भानु जी, आ रही है, बोलिए, बुलंद है आवाज आपकी। मुझे लगता है भानु जी। अच्छा, तो ऐसा है कि नमक, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क का व्यवधान है। भानु जी का नेटवर्क ठीक किया जाए। राघवेंद्र सिंह राजू अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र सिंह राजू, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूँ। इस तरीके के कुनबे, पंचायतें, जातीय संगठन, क्या इनकी हैसियत होती है क्या? हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, क्योंकि आप भी एक बड़े राष्ट्रीय क्षत्रिय संगठन के नेता हैं, लेकिन क्या आज भी डेवलपमेंट के इस युग में क्या आज भी ये जातीय संगठन किसी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं क्या? राघवेंद्र सिंह राजू। राजू जी बोलिए, अनम्यूट करिए। देश में आजादी के बाद 1897 में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का गठन हुआ और इसके बाद आपने देखा हो कि जितने भी संगठन बने, आरएसएस 1925 में बना, 1951 में जनसंघ बना, और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये अदलाव बदलाव परिवर्तन है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन ना किसी जाति से ईर्ष्या, ना किसी जाति से बुराई है। जो राजनीतिक दल क्षत्रिय समाज को सम्मान देगा वो मरते दम तक मेरा भाई है। ये आप जो चीज देख रहे हैं, जब अन्याय हुआ है, किसी भी धर्म और संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हुई तो क्षत्रिय समाज हमेशा खड़ा रहा। आपने देखा हो कि जिन मुद्दों को लेकर के हमारी जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, इसमें 39% जो मत मिले और इसके बाद इनके सहयोगी दल के मिला के लगभग 43% पे सरकार देश में बनी, और इसमें 99% मत जो है वो क्षत्रिय समाज का दोनों जगह सत्ता बनाने में क्षत्रियों की अग्रणी भूमिका रही है। लेकिन आप जो देखिए कि लगातार कभी हमारे 12-12, 13-13 कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, आज एक कैबिनेट मंत्री है और उसको भी आजादी के 75 साल में जहां पर कभी कोई क्षत्रिय नहीं जीता, उस मैनपुरी की सीट से उनको लड़ाने के लिए भेजा गया। इसके अलावा 3 हारी हुई सीटें सत्तारूढ़ पार्टी ने दी लोकसभा में, चलिए जो भी दिया स्वागत है, लेकिन इसके बावजूद भी सारे राजनीतिक दलों ने, क्योंकि उनके दिमाग में एक नैरेटिव बन गया है कि क्षत्रिय समाज तो ये भाजपा का फ्लोर वोटिंग है और भाजपा जैसा चाहती है उस आधार पर ये अंधभक्त हैं, और अंधभक्त के रूप में, लेकिन हुआ क्या? है भी आपने देखा हो कि 2014 भक्त हैं, भक्ति आप लोग करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? करिए। दुर्गेंद्र जी, आपने देखा हो कि कभी सदन में 100 विधायक हुआ करते थे विधानसभा में, आज जो स्थिति है 49 की रह गई है, और कितना हमने बताया नहीं, एक भी कैबिनेट मंत्री एक था, उसको आपने लोकसभा लड़ा दिया।
एक भी कैबिनेट मंत्री अब कहां बचा। इसके अलावा जहां हमारे इतनी बड़ी संख्या और सहभागिता रहती थी, आपने ना राज्यसभा ना विधानसभा और संगठन में भी कहीं राजनाथ सिंह प्रदेश अध्यक्ष के भी हुआ करते थे, आज कहां है। संगठन की किसी अग्रणी भूमिका में, किसी राजनीतिक दल में, संगठन तक की भूमिका में राजनीतिक दलों में नहीं। जहां तक आपने बात की कि क्षत्रिय समाज के लोगों ने संगठन नहीं बनाए, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने भी राजनीतिक पार्टी बनाई, स्वर्गीय हमारे अमर सिंह जी संरक्षक थे। आपने देखा हो कि 2009 से 2014 तक वो तमाम हमारे साथ यात्राओं में रहे, मैं उनके साथ एज ए एडवाइजर काम किया हूं। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत महामहिम हमारे साथ रहे, नागपुर से लेकर कई कार्यक्रमों में मैंने उनके साथ सहभागिता की। और ये कोई नई बात नहीं है दुर्गेंद्र जी, हमने 19 फरवरी सन 2010 को भी चेतना रथ यात्रा में छठीकरा में बहुत बड़ी जन सैलाब की एक रैली की थी। और आपको ध्यान हो कि 28 मार्च 2010 को 4.5 लाख लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे। उस रैली का संयोजक और संचालक में था स्वर्गीय अमर सिंह जी, हमारे बीच ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है, आपका इतिहास रहा होगा, वर्तमान क्या है। और जो मेरी मुराद थी कहने की कि भाई आप लोगों ने राजनीतिक दल नहीं बनाया, तो आप चाहे चंद्रशेखर के पीछे लगे हो, चंद्रशेखर क्षत्रिय नेता के रूप में कभी उन्होंने अपने आप को नहीं रखा। राजनाथ सिंह भी बचते रहे कि मुझे कोई क्षत्रिय नेता कहे। मौजूदा मुख्यमंत्री जी को आप कहते हैं वो संत हैं, वो कहाँ से क्षत्रिय हो गए? वो तो संत हैं, और संत की कोई जाति नहीं होती, साधु की जाति ने पूछो। अभी गोस्वामी जी ये पूरा प्रकरण बताएंगे। अब आप लोगों ने राजनीतिक दल कहाँ बनाया? जैसे राजभर ने बनाया, जैसे निषाद ने बनाया, जैसे अनुप्रिया पटेल ने बनाया, इसी तरीके से देश में तमाम राजनीतिक दल हैं। अगर जाति के नाम पर अगर इतनी ही आपको जाति की राजनीति करनी थी, एक तो मैं इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं रहता हूं कि कम से कम ये विकास करने वाला देश अगर यहाँ जाति कबीले बनेंगे और वो राजनीति तय करेंगे तो अपने आप में ये एक अलग तरीके का वो सिचुएशन हो जाएगी। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, एक ब्रेक ले रहा हूँ। वास्तव में क्या सवाल ये उठता है कि जो जाति कबीले हैं, क्या इनका कोई जमीन पर, क्या जो क्षत्रिय संगठन हो हल्ला मचा रहे हैं, हुंकार कर रहे हैं, क्या ये जमीन पर कुछ कर पाएंगे? क्या कोई हैसियत है क्या इनकी? या 2-4-10 हज़ार लोग इकट्ठा करके हवाई पार्टियों को एक तरीके से डील करना, ब्लैकमेल करना, क्या ये करते हैं ये जाति संगठन? बड़ा सवाल। जालोर के राजपूत मुकदमा लगवा के सरकार बनाई, अनुभवी रही हो तो देश में भाजपा को हराने का काम नमक लोटी की सौगंध क्या है, इसका मर्म क्या है, और ये क्या एक भावनात्मक दांव है क्षत्रियों को किसी राजनीतिक दल से दूर ले जाने का या किसी राजनीतिक दल के लिए काम करने का? बहुत सारे सवाल मेरे मन में आ रहे हैं। ये जो महापंचायतें हो रही हैं क्षत्रियों के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात तक, और ये दावा किया जा रहा है कि इन महापंचायतों में त्यागी समाज, सैनिक समाज, प्रजापति समाज, बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े जो समाज हैं, छोटे बड़े, वो इन लोगों के साथ हैं, ऐसा दावा क्षत्रिय नेता इस देश के कर रहे हैं। ऐसी क्या परिस्थितियां बनी, ऐसी क्या स्थितियां बनी, कौन सी बातें हो गई? बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल हैं। मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। ठाकुर भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और क्षत्रिय नेता हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, शायद वो जुड़ गए हैं फिर से। भानु जी, आपके पास आ रहा हूं। ये नमक लोटे की सौगंध का क्या मसला है? कहे ये सब गंगा जल और नमक लोटा, ये क्या मसला क्या है? भानु जी अनम्यूट करिए। बात दूसरे कह दे, आ रही आवाज आ रही। वो ये था, आ रही आवाज मेरी? हाँ बोलिए भानु। हाँ आ रही कि नमक लोटे, मुझे नहीं लगता कि भानु जी कहीं ट्रेवलिंग में है, बात नहीं हो पा रही। मैं गोस्वामी जी की तरफ रुख करता हूं। ये जो कह रहे हैं भी करेंगे, बदलेंगे नहीं। भानु जी की आवाज नहीं मिल रही। भानु जी जरा ठीक कीजिए। कहना था कि या ठीक करो या पहले। हाँ ठीक है, अब आ रही, बोलिए अब ठीक है, बोलिए आवाज आ रही। राघवेंद्र जी आप शांत रहिए, जरा भानु जी को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। नहीं आ रही।
चलिए गोस्वामी जी की जो तरफ हम रुख करते करें हैं। भी करेंगे, भाजपा को हराएंगे और हरिंद्र मलिक को जिताएंगे। उनका कहना यह था, फैसला लिया था 5 पंचों ने, उस पंचों पे उन्होंने नमक की कसम खिलाई थी कि ये पानी और नमक की कसम खाओगे, तुम इस पर राजी हो कि नहीं राजी हो। तो सबने कहा था कि आपका फैसला जो आपने सुनाया है हम उसको मानेंगे 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 और हरिंद्र मलिक को जिताएंगे जिताएंगे जिताएंगे। और बस इतना ही था नमक लोटे का मतलब। नहीं तो इस तरह की पंचायतें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छत्री समाज को क्यों करनी पड़ रही हैं? तमाम गुजरात से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। क्यों ऐसा क्या हो गया? क्यों भाजपा से आप लोग नाराज क्यों हो गए? जी, ये केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, जिनका विश्व में नाम हो गया है, और माननीय गृह मंत्री, जिनकी सब कुछ चल रही है और इनको राजनीति का चाणक्य बताया जा रहा है, वो आज आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही, बोलिए बोलिए। आ रही आ रही। वो आज अभिमान में चूर हो गए हैं हाँ, और एक एक छत्री को हमारी नहीं सुना दे रहे हमें भाई। नीचा दिखा रहे हैं। जैसे बोलो, तुम बोलो। जय नहीं रही आवाज में। हाँ बोलो सही। आवाज आ रही है? हाँ जा रही आ बोलिए। रही आ रही। जैसे जनरल बीके सिंह का टिकट काटा गया, नरेंद्र तोमर को कृषि मंत्री पद से हटाया गया, रमन सिंह को छत्तीसगढ़ से खारिज किया गया, मध्य प्रदेश में माननीय यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, राजस्थान में और शर्मा जी को बना दिया। क्षत्रियों को कहीं छोड़ा नहीं जा रहा है और इसीलिए क्षत्रिय समाज अब जग गया है कि ये भाजपा, पहले वाली जो भाजपा थी क्षत्रियों की भाजपा, वो अब नहीं रही है। अब तो भाजपा का मतलब ही कुछ नहीं है। भाजपा भानु जी, ये तो अच्छी बात है। राज- भानु जी, ये तो अच्छी बात है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तो अच्छी बात है। किसी एक कौम की ना होकर सारे लोगों की भाजपा है। आपको तो खुश होना चाहिए। आप लोग झंडा उठाए हुए हैं बीजेपी के खिलाफ। पूरे 565 राजघराने और सब किले। चलिए भानु जी को बाद में लेते हैं, उनकी आवाज़ हमें नहीं मिल रही, ठीक की जाए। ऑडियो ठीक करके भानु जी का जो पूरा व्यू पॉइंट हो लेंगे। गोस्वामी जी की तरफ जाते हैं। गोस्वामी जी, ये टंटा चारों तरफ फैल गया है और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हम देख ही रहे हैं, गुजरात में भी तरह तरीके से खबरें आ रही हैं। क्या जाति संगठनों का कोई असर होता है क्या? इस तरीके के जाति संगठन, और खास तौर पर जो अपर कास्ट के जाति संगठन है, मैं ओबीसी और दलित संगठनों की बात नहीं करता, वहाँ तो वो असर डालते हैं, ऐसा मेरा भी मानना है। लेकिन जो अपर कास्ट के हों, चाहे ब्राह्मण सभा हो, चाहे क्षत्रिय सभा हो, क्या इस तरीके के जो संगठन हैं, इस तरीके के हुंकार का कोई मतलब है क्या? गोस्वामी जी। दुर्गेन जी, देखिए, इसको थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा जी। अगर देखा जाए तो चाहे वो क्षत्रिय सभा हो, क्षत्रिय संगठन हो, चाहे ब्राह्मण संगठन हो, इन लोगों ने कभी भी, इनके संगठन तो रहे हैं, लेकिन ये इस वर्ग के लोग कभी भी इतने अपने इनको स्थान मिला नहीं मिला, अगर पिछले एक लंबे समय से देखें तो जो क्षत्रियों को और ब्राह्मणों को जो राजनीति का एक चलन, कबीलाई राजनीति का जो चलन शुरू हुआ है, उसमें इन दोनों वर्गों को एक हाशिए पर डालने की सारे राजनीतिक दलों द्वारा कोशिश की गई है। ये एक कड़वा सच है जी। लेकिन उसके बावजूद चाहे वो क्षत्रिय संगठन हो, चाहे ब्राह्मण संगठन हो, वो लोग अपने इन बैठकों में आगाह करने का तो काम करते रहे हैं या चेतावनी देने की बात तो करते रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो अपने उसमें एग्रेसिव भूमिका में नहीं आ पाते हैं। लेकिन दुर्गेन जी, इस बार जिस ढंग से गुजरात में क्षत्रियों के लिए या क्षत्रियों के स्वाभिमान को लेकर, उनकी महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी भाजपा की वहां के द्वारा की गई,
उससे क्षत्रिय समाज बुरी तरीके से आहत है। एक पक्ष ये है। दूसरी जब आप आ जाइए तो एक के साथ एक जो कड़ी जुड़ती चली गई, इससे क्षत्रिय वर्ग जो है वो बुरी तरीके से आहत है, और इसीलिए नमक और लोटा और स्वाभिमान और पगड़ी की बात करने लगा है कि अब ये चीजें अगर ऐसे ही रही तो फिर हमारा सम्मान ही खत्म हो जाएगा, और क्षत्रिय के पास अगर कुछ है तो उसका अगर सम्मान नहीं है तो फिर उसके पास बचेगा क्या। तो ऐसी स्थिति में जब बीके सिंह का, जैसा कि अभी भानु जी ने कहा कि बीके सिंह का टिकट काट दिया गया, राघवेंद्र ने कहा, और वैसे ही राजनाथ सिंह के बारे में कि राजनाथ सिंह को की क्या स्थिति है, रक्षा मंत्री जरूर हैं लेकिन क्या फैसले हैं क्या नहीं, ये एवरीबडी नोज वेरी वेल। आप आ जाइए मतलब वहां पर देख लीजिए नरेंद्र तोमर को, जैसा कि कहा मध्य प्रदेश में, आप वहां चले जाइए, रमन सिंह जी को चले जाइए, तो जो क्षत्रिय समाज की जो उपेक्षा हो रही है, मुझे लगता है कि उससे ये लोग अब बहुत बुरी तरीके से आहत हैं। और ये तभी, वरना अभी तक तो कभी भी, मतलब जहां तक मेरा अपना अनुभव है, क्षत्रिय समाज कभी कभी नाखुश हुआ है, उसने अपने संगठनों की बैठकें बुलाई हैं, लेकिन फिर वो मान गए हैं। अगर उनके सम्मान की रक्षा कर ली गई या उनको समझा दिया गया तो वो उन्होंने फिर वो अपने एक कदम आगे बढ़ा के वो अपने वापस कदम उन्होंने ले लिए हैं। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि जिस ढंग से क्षत्रियों में नाराजगी है और जिस ढंग से वो एकत्र होकर और ये बताना चाह रहे हैं कि अब हमको हल्के ढंग से न लिया जाए, स्थितियों के लिए ये भी है कि इधर पिछले कुछ समय से अगर आप देख लें तो राजनीति में जो अगले और पिछले के राजनीतिक दलों ने जो राजनीति शुरू कर दी है सत्ता को हासिल करने के लिए, समाज को बांटने के लिए, जो जातिगत और कबीलाई राजनीति का जो प्रादुर्भाव हुआ है, और उसकी वजह से, और चाहे फिर वो मतलब चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तो ये जिस ढंग से आने लगा, जातिगत जनगणना की बात आने लगी, ये सब जातिगत जनगणना जो है वो किसी आधार इसलिए नहीं हो रही कि क्या एस्थेटिक्स है, वो सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि उस हिसाब से हम डिमांड कर सकें। तो ऐसी स्थिति में ये शासक वर्ग रहे हैं और इन्होंने सभी समाज के सभी लोगों को साथ लेके चले हैं। तो अब ऐसी स्थिति में इनके सामने एक ये संकट के स्थिति पैदा हो गई है कि जिस ढंग से राजनीति में कबीलाई राजनीति की संस्कृति बढ़ी है, उससे शायद आले। और आज अगर ये स्थिति, अगर इस पर राजनीतिक दलों ने चिंतन नहीं किया तो आने वाले समय में मुझे ऐसा परिदृश्य दिखाई दे रहा है से क्षत्रियों की नाराजगी हो रही है, वो कहीं ना कहीं फिर ब्राह्मणों की होगी, फिर वो कहीं कायस्थों की होगी। तो ये जो एक स्थिति होगी तो ये एक अगला और पिछड़ा एक कहीं वो न बन जाए, और वो एक स्थिति बड़ा लोकतंत्र के लिए और इस देश के लिए चिंताजनक होगी। तो राजनीतिक दलों को इससे बाज आना चाहिए, अगले और पिछले इंसानियत के आधार पर चलना चाहिए। इस आधार पर राजनीति करें कि वो सभी लोग हैं, सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी तो ठीक है, लेकिन मतलब अगर वो कबीलाई हिसाब से होगी, टिकट उस हिसाब से बटेंगे और अधिकारियों की पोस्टिंग उस हिसाब से होगी कि हमको कहाँ वोट लेने हैं, तो फिर ये स्थितियां आज नहीं तो कल आने वाला समय जो है, लगता है कि वो एक चिंता का संकेत जरूर दे रहा है। गोस्वामी जी, ऐसा आपको लगता है क्या कि भाजपा इसमें फंस गई है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में फंसती नजर आ रही? क्योंकि जिस सीट की बात अभी भानु प्रताप सिंह कर रहे थे, पंचायत में 3 सीटों पर प्रमुख रूप से कहा गया है पश्चिम की, कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। अब इसके अलावा एक गाजियाबाद में पंचायत है, देखिए वो लोग क्या फैसला करते हैं। इससे पहले टिकैत के गांव में पंचायत हो चुकी है। सिसौली में अभी योगी जी को आना है, कल वो वहां पर आएंगे जैसा राजू शर्मा बता रहे थे। तो क्या बीजेपी का टेंशन बढ़ा लग रहा है? क्या उनके नेताओं को इसकी फिक्र हुई है क्या? क्योंकि मुजफ्फरनगर की सीट 5-5.5 हजार वोट से ही वो जीत पाए थे बालियान पिछली बार। देखिए तो जी, ऐसा नहीं है, ये तीनों सीटें अगर इसमें क्षत्रिय समाज ने जो ये बात कही है कि रघुकुल रीत सदा चलाई प्राण जाए पर पचड़ न जाए, अगर उस नीत को नाराजगी दिखाई दे रही है, जो तेवर दिखाई दे रहे हैं, तो खाली मुजफ्फरनगर नहीं, पूरे प्रदेश में इसका एक संदेश जाएगा। आप मतलब वहां इसको छोड़ दीजिए, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को ले लीजिए, और उन्होंने ये भी अभी भानु जी ने कहा है कि हम गाजियाबाद में भी जाएंगे, अलीगढ़ में भी आएंगे, चरणों के हिसाब से
क्षत्रिय समाज वहां जाके हाँ, वो जो जीतते ऐलान हमने सुना है वो तो पूरे देश की बात कर रहे हैं। पूरन सिंह की जो हमने बाइट सुनाई, पूरन सिंह ने वही ऐलान किया कि भाई पूरे देश में हम करेंगे ऐसा। वही यहाँ आज दूसरी चीज दुर्गेश जी देखिए कि मतलब भारतीय जनता पार्टी की इस नीति से भी क्षत्रिय नाराज हैं कि अब आप खाली गोंडा का ले लीजिए, मतलब वहां जो रेसलर के साथ घटना हुई और उसके बाद अभी तक उन्होंने टिकट का नहीं, उन्होंने कोई वो एक निर्णय लें, निर्णय की स्थिति से वो बहुत नाराज हैं कि जो भी फैसला लेना है लीजिए आप, वो खाली इस वोट के आधार पर क्यों ले रहे हैं? आप धनंजय सिंह को ले लीजिए, आप बीके सिंह को ले लीजिए। तो ये सारी चीजें जो यहाँ उत्तर प्रदेश में जो एक माहौल बना है वो शायद क्षत्रिय उससे बहुत बुरी तरीके से आहत है। और मुझे लगता है कि इसका भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से, अगर ये स्थिति पैचवर्क नहीं हुआ, अगर उसको योगी जी, मोदी जी या अमित शाह बैठ के उसको उन्होंने उनके सम्मान को अगर नहीं बचाया तो फिर ये सम्मान लेने वाली जातियां हैं, ये फिर सम्मान के आगे फिर ये भूखा रहना पसंद करेंगे लेकिन झुकना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा अभी तक का कैरेक्टर रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। कहाँ वो 80 में 80 की बात कर रहे हैं, क्या भानु जी कह रहे हैं कि वहां ये नमक और लोटा की करके कहा गया है कि हम हरेंद्र को जिताएंगे, भाजपा को हर जगह हराएंगे। तो ये ऐलानिया जो बात की जा रही है, ये खाली बिटवीन द लाइंस नहीं कह रहे हैं, ये बिल्कुल खुले तौर पर कह रहे हैं कि हमारा स्टैंड ये है। तो अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी और मध्य में भी। तो अगर ये जैसा उन्होंने कहा है कि चरणबद्ध ढंग से क्षत्रिय ये करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं इसके साथ अभी कहना समीचीन नहीं होगा। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो मुझे लगता है कि कहीं कुछ और लोग इसमें जुड़ के इस माहौल को कहीं आगे न बढ़ाने का वो आप ठीक कर रहे हैं गोस्वामी जी, आप ठीक कर रहे हैं। आज भी इस महापंचायत में दावा किया गया कि त्यागी समाज है, प्रजापति समाज है, सैनी समाज है, ये तमाम समाजों का जिक्र किया गया है। इसमें कुछ जगह जो मेरी जानकारी, कुछ जगहों पर क्षत्रिय और ब्राह्मणों की भी बातचीत हुई है कि इसमें बैठना चाहिए। नहीं, तो निश्चित तौर पर जो त्यागी समाज की बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागी ब्राह्मण ही है। वही मैं कह रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा था, मैं खाली संकेतों में बात कहना चाह रहा था। तो इस ढंग के ये बन रहे हैं जहां ये त्यागी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन वहां गाजियाबाद में जो घटनाक्रम हुआ, जो शर्मा जी ने वहां के उस समय मंत्री थे, विधायक थे, सांसद थे, उनका जो रोल रहा, उन्होंने जिस ढंग से कहा तो उससे त्यागी नाराज हो गया। अगर पश्चिम में त्यागी और क्षत्रिय अगर ये कहीं जरा से भी लामबंद हो जाएंगे तो न केवल 3 सीटों पर, मैं समझता हूं कि बाकी 8 सीटों को वो प्रभावित करेंगे। ठीक बात है। राघवेंद्र सिंह राजू, आप लोग बहुत सारी शिकायतें कर रहे हैं। फिरोजाबाद में आज उसमें बीजेपी के उसमें लिख कर आया कि ठाकुर विश्वेंद्र सिंह, तो अब तो लिस्टों में ठाकुर भी लिख कर आने लगा, फिर भी आप लोग हल्ला गुल्ला आंदोलन करते घूम रहे हैं। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में आ गया ठाकुर विश्वेंद्र सिंह लिखकर, सीट दी आपको ना। दुर्गेंद्र जी, बात ये नहीं है, अभी हमारे प्रमोद गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर संशय किस बात का है, अगर आपको कैसरगंज से मान लीजिए भूभूषण शरण सिंह जी को टिकट नहीं देना है, वो 7 बार सांसद रहे हैं, आपको लग रहा है आप क्षत्रियों की महापंचायत पर तो जातीयता का आरोप लगा रहे हैं, और अगर ये राजभर समाज करे, अगर ये कुर्मी समाज करे, अगर ये अन्य समाज राजनीतिक पार्टियां करें, उनका 1%, 4%, 3% गुणा भाग करके आप सत्ता की सहभागिता, सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला और जुगाड़ टेक्नोलॉजी से कुर्सी पाने और अवसरवादिता की राजनीति, चोला का रंग बदलने का खेल पूरा देश नहीं देख रहा है क्या? सारे राजनीतिक दल कौन ही बात करते हैं भाई? आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई है, विकास की बात हो, जो तमाम बातें हैं उन मुद्दों से हट करके घोषणा पत्र भी सिर्फ मजाक बन के रह गए। आप पुराने घोषणा पत्र देख लीजिएगा, संकल्प पत्र देख लीजिएगा। अगर किसी भी जाति और धर्म के साथ हमारे आप वेद पर आरोप लगाएंगे, हमारी आप संस्कृति पे आरोप लगाएंगे, हमारी माताओं बहनों की आबरू पर आप आरोप लगाएंगे, हमारे इतिहास को आप तोड़ेंगे, हमारी आप रियासतें लेने के बाद हमसे आप सियासत करेंगे, तो ये सब ठीक नहीं है दुर्गेंद्र जी। रियासत गई है राघवेंद्र राजू, रियासत गई, अब सियासत भी जाने वाली है आप लोगों की, ये ध्यान रखो दुर्गेंद्र जी। आप देख क्योंकि लीजिएगा सबका साथ और सबका विकास, तो अब जब सबका साथ सबका विकास होगा
तो आपकी रियासत गई है, सियासत भी खत्म होगी आपकी। और मैंने तो कम होगी, खत्म नहीं होगी, कम समाचार होगी। पत्र का कटिंग, मैंने दुर्गेन जी आपको देश के बहुत बड़े समाचार पत्र की कटिंग भेजी थी, उसमें सीधा सा दिखाया गया था कि 13% क्षत्रिय, 15% ब्राह्मण। कहने का तात्पर्य आप अपने फार्मूले अपने हिसाब से हमको 3% कर दो, 2% कर दो, किसी भी जातीय समुदाय को बढ़ा दो, आप उसमें कई जातियों में उपभ्रंश कर दो। इतिहास लौटा नामक पुस्तक वाराणसी से प्रकाशित है, हम तो कहते हैं हर इतिहासविद को पढ़ना चाहिए। आप हमारे 33 कोटि हजार देवी देवता है हिंदू में, तो आप उन पे आरोप लगाओ कि देवी देवताओं की पूजा मत करो, गौरी गणेश की पूजा ना करो। रामायण में ये चौपाई गलत है, हनुमान 40 में ये अब कहाँ चले गए? तो ये सब तमाम अब कहाँ से कहाँ पहुंच गए भाई? अब आप अपने मुद्दों में रहिए ना, आप लोग फोकस बात कर नहीं पाते राजनीतिक दलों से, इसीलिए दिक्कत होती है। बात यह है दुर्गेन जी, सच बात यह है कि जो बात अभी हमारे माननीय प्रमोद गोस्वामी जी कह रहे थे, अगर ये ना होता तो आज तमाम जो लोगों को केंद्र से प्रदेश की सत्ता में कर दिया, और जो हमारे 13 कैबिनेट मंत्री होते थे, एक कैबिनेट मंत्री उन्हें आपने लगा दिया। और आप देख लीजिए कितने राज्य मंत्री हैं, कितने स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। दयाशंकर सिंह जी उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं, उनके अलावा आप बता दो किसी के फोन मिला के देख लो, एक मंत्री की बात मैं कह रहा हूं, उनके अलावा आप अभी मिलाइए किसी के फोन, किसी मंत्री का भी आप मिला के देख लीजिए, कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता। छत्री अपनी बात कहे किससे? सांसद कोई फोन उठाते नहीं, विधायक फोन उठाते नहीं। उनकी ये डर है कि अगर छत्री नेता राघवेंद्र सिंह उनके घर पे आ जाएंगे तो हमारा टिकट ना कट जाए। तो ये स्थितियां क्यों बन गई? परिक्रमा और पराक्रम करने वाली कौम, ये पराक्रम नहीं किया इसने, पराक्रम के माध्यम से परिक्रमा आज करनी पड़ रही है। तो अब ये स्थितियां जो चल रही हैं, और आपने देखा हो वहां मंच पर आपने देखा हो 36 को में ये कोई एक संगठन या कार्यक्रम नहीं कर रहा है, ये सर्व समाज की सहभागिता है, और इसमें कोई एक नेता नहीं है, इसमें सारे नेता आपने कहा गुजरात से भी आ गए, महाराष्ट्र से भी आ गए, आप देखो पटना से भी आ गए, आजमगढ़ से भी पहुंच गए। तमाम सेनाएं जो हमारी हैं देश में 10-10 जो चल रही हैं अलग अलग सेनाएं, वो सारे सेना हिंदूवादी संगठन। इसके अलावा जो आपने बात अपने आप कही कि तमाम जो सैनी समाज है, गुजर समाज है, त्यागी समाज है, और जो हिंदू समाज के साथ जो हमारे क्षत्रिय समाज को सम्मान देता है, क्योंकि क्षत्रियों में जातियों में उपभ्रंश है। ये बात ठीक है भाई, जिनसे हम बेटी का संबंध नहीं कर सकते उनसे रोटी का संबंध तो कर सकते हैं। और क्षत्रियों ने अगर ये ना किया होगा दुर्गेन जी, आपके सारी मीडिया इस बात का गवाह है कि माननीय अमर सिंह जी, हरवंश सिंह जी ने 2009 से 2014 तक सत्ता में क्या निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद को नहीं लाए, यही ओम प्रकाश राजभर क्या हमारे साथ नहीं थे? परिवर्तन मोर्चा में सारे राजनीतिक दल थे, हम कहां जातिवादी थे? हम तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की माला में, एकता की माला में इन 21 दलों को पूरा सम्मान दिए कि कम विद अस वी विल डू। और हमने, आप जो बात कह रहे कि ये आज भी कम से कम 60-70 हजार लोग थे, और जो हो रहे हैं अभी 28 अप्रैल को बरेली की आंवला में है, और आज 9 मई को प्रयागराज में तय हो गया कि 9 मई को प्रयागराज होगा, इसके बाद गोरखपुर होगी। ये अपने आप महापंचायतों का दौर पूरे देश में कोई कार्यक्रम नहीं माना जा रहा, अपने आप वहां के क्षत्रिय समाज और हिंदूवादी संगठन और तमाम जो लोग हैं उनका जो कहना, भाई बताओ भाई हरवंश सिंह जी का अगर देश में 5वां सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड दिया तो क्या आनंद पाल की बात उठा दी? तो क्या उन्होंने स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री है उनके हक और अधिकार की बात उठा दी? तो अगर उनके हक और अधिकार की बात उठा दी, और अगर मान लीजिए अनुप्रिया पटेल ने कोई योगी जी पर टिप्पणी की, और अगर हरवंश सिंह जी ने उस टिप्पणी का जवाब दे दिया, तो क्या ये गलत था? क्या अगर वो उस समाज के सांसद हैं, उस समाज के विधायक हैं, राजनीति का मतलब सर्व समाज की सेवा नीति है, क्षत्रिय जाति नहीं, एक धर्म है, सनातन धर्म है, और छात्र धर्म भी है। छात्र धर्म का पालन मर्यादा, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में एक भी क्षत्रिय को सदस्य नहीं बनाया गया। कितनी बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, आप देख लीजिएगा। 91 में राजनाथ सिंह यहाँ थे, कितने लोग अभी ललितपुर जेल में थे, कौन क्षत्रप नहीं थे? कहने का तात्पर्य ये 5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज के रहे, 2 प्रधानमंत्री इस क्षत्रिय समाज के रहे, और हमारे तो कई ऑडियो आपने देखे। ठीक है राघवेंद्र जी, आप लोग राघवेंद्र जी ठीक है, मैं रोक रहा हूँ जी। आपने अपने कोटे का तो आप लोग पहले ही ले लिए, एडवांस में रिचार्ज करा लिए। अब कितना लोगे भाई, कितना लोगे?
5 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद आप ही लोग तो होते थे लाठी के दम पर, आप ही लोग होते थे। और अब कितना चाहते हो भाई, अब दूसरे लोगों को मौका दो ना, अब ओबीसी भी आए और भी समाज के लोग आए, उनको मौका दो। तो आप आठे घूम रहे हो, मुझे तरेर रहे हो, देख लूंगा चुनाव में, क्या तरीका है? दुर्गेन जी, सभी वर्गों में सामंजस्य स्थापित करते हुए राज सत्ता में क्षत्रिय समाज जब रहा है। 1975 में इमरजेंसी जब लगी थी, और उसके बाद आपने देखा कि जब संजय गांधी मिलने गए हेमवती नंदन बहुगुणा से, तो उन्होंने कहा था दुनिया की एक सबसे वफादार कौम है। अटल जी का भी वीडियो जो मैंने अभी दिया था कुछ दिन पहले, पूरे देश में चला है कि राजा है और राज क्षत्रिय है। क्षत्रिय समाज को राजनीतिक सत्ता की भागीदारी से ये बहुत बड़ा वर्ग है, इसको कौन रोकेगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रद्धेय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे थे। राजमाता सिंधिया जी, भाई मैं छात्र राजनीति में था 83 में, उनकी प्रेरणा से मैं ओरई डिग्री कॉलेज में चुनाव लड़ा। राजमाता सिंधिया जी के भाई वहां रहते थे, सुरेंद्र मोना जी, सुरेंद्रपाल सिंह जी, सोमेन सिंह कुक्कू, तो मैं तो उनके प्रेरणा से, तो ये सारे लोग क्या नहीं थे? भैरव सिंह शेखावत जी। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं रोक रहा हूं। हमारे साथ एक और क्षत्रिय नेता योगेंद्र सिंह भदौरिया गुजरात से जुड़े हैं। योगेंद्र सिंह वहां क्षत्रिय सभा के संस्थापक हैं। योगेंद्र जी, क्या स्थिति परिस्थिति सौराष्ट्र में क्या चल रहा है? आप लोगों के जो संगठन हैं वो क्यों नाराज हैं, और लगातार वो नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं? आपकी आवाज क्या बहुत दब गई है क्या, जो आप शासन सत्ता, सरकार, राजनीतिक दलों को अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं? योगेंद्र भदौरिया। नहीं, हम लोगों का तो प्रदर्शन चल रहा है। हमारी मांग इतनी है गुजरात के अंदर, जो राजकोट की सीट है जिसमें रोपाला जी को टिकट दी गई है, और जहाँ से जो विवाद चालू हुआ है, मात्र हमारे लोगों की अगली जो संगठनों का जो प्रदर्शन चल रहा है, मात्र हमारी इतनी अपेक्षा है कि उस सीट से उनको हटा दिया जाए। अब उस पर पार्टी किसी तरह का निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है, और क्षत्रिय समाज को एकदम अनदेखा कर दिया गया है गुजरात में। हालांकि ये जो सीट है ये क्षत्रिय बाहुल्य सीट है, जो लोकसभा की सीट है ये क्षत्रिय बाहुल्य है, लेकिन उसके बावजूद भी जो शीर्ष नेतृत्व है इसी तरह का निर्णय लेने में अक्षम है। और हमारी मांग दूसरी ये नहीं है वहां पर, उस मुद्दे पर कि हमें टिकट दी जाए या हमारी भागीदारी बढ़ाए, नहीं। जहां पर उन्होंने अपमानजनक क्षत्रिय समाज के लिए जो बात की गई है, मात्र हमारा इतना ही है कि उस सीट से उस व्यक्ति को हटा दिया जाए। और जिसका प्रदर्शन जो परसों रविवार को राजकोट में जो हुआ था, कम से कम 10 लाख लोग थे हम लोग। तो इतनी बड़ी तादाद है योगेंद्र जी, इतनी बड़ी तादाद है, और पुरुषोत्तम रूपाला ने तो मुझे लगता है आज जो खबर है कि नामांकन भी कर दिया है उन्होंने, तो आज नामांकन कर दिया, तो इसका मतलब है कि बीजेपी इस बात को तय कर चुकी है कि उसे पटेलों के साथ रहना है, क्षत्रियों के साथ नहीं रहना है। क्या आप लोगों का क्या मत है इस पर? बीजेपी को ये लगता है कि जो क्षत्रिय समाज है या सवर्ण समाज, क्षत्रिय की बात तो प्रतिनिधि के साथ में है, सवर्ण समाज वो कोर वोटर है बीजेपी का, उनको ये है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये क्षत्रिय समाज कहीं नहीं जा सकता है। मतलब उनको इतना आत्मविश्वास है कि हम इनके साथ में कितना भी अनैतिक काम करें, लेकिन ये समाज हमें छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर नहीं जा सकता है। ये उनकी कहीं ना कहीं अब भूल हो रही है, और इस बार के इलेक्शन में इस चीज का प्रभाव आपको गुजरात में बहुत अच्छे से दिखाई देगा। हम लोगों ने अभी निर्णय लिया है कि हम एक व्यक्ति को पर्सनली बात करके और मैसेजेस देकर हम इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। मेरा एक सवाल और ले लें योगेंद्र जी, कितनी जो जहां क्षत्रियों की एक ठीक ठाक आबादी है, ये क्षत्रिय इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, वो कितनी सीटें हैं लगभग सौराष्ट्र में और पूरे गुजरात में? जी, सबसे पहले तो बड़ोदरा की जो सीट है जी, यहाँ पर ये बड़ोदरा की जो सीट है ये भी क्षत्रिय बाहुल्य है जी, और राजकोट की सीट है, भावनगर की सीट है, ऐसे 5 से 6 सीटें हैं जो प्रभावित सकते हैं, लोकसभा की सीटें।
और इस बार उसका असर दिखाई देगा सर। असर दिखाई देगा? जी बिल्कुल असर दिखाई देगा इस चीज का, क्योंकि इस बार। और दूसरा सबसे बड़ी चीज आपको मैं बताऊं कि जो हमारी महिलाएं मातृशक्ति है, छत्राणी है, इस समय वो लोग इस आंदोलन में सबसे ज्यादा अग्रसर हैं और रैलियां सिर्फ और सिर्फ महिलाएं निकाल रही हैं। जी मतलब इतना विरोध हो रहा है सब कि इस बार इसका निर्णय इन्होंने जो लिया है ये कहीं ना कहीं इनकी गलती है और ये इस बार भुगतना पड़ेगा इनको। नहीं तो बीजेपी नेताओं से आप लोगों की कोई बात हुई, बीजेपी के बड़े नेताओं से कोई बातचीत हुई, कोई आपसे बात करने आया, या मानकर बैठा कि आप उछल कूद कर, मुझे तरेर कर, भवें चढ़ाकर, हुंकार भरकर आप शांत हो जाएंगे, बीजेपी को ही वोट देंगे? क्या ऐसा मान लिए हैं या आप लोगों से कोई बातचीत करने आया कोई? जी हम कोई भी बात करने के लिए हमसे नहीं आया है, हमारे संगठनों से किसी से बात नहीं हो रही है और ना ही किसी प्रकार का आश्वासन दिया जा रहा है, ना ही कोई बात करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल हमको अनदेखी किया गया है कि हमारी कोई गिनती नहीं, छत्रियों की कोई गिनती नहीं है। मतलब इस तरीके से जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देते, इस तरीके से समाज। अच्छा योगेंद्र जी, आज मैं कई सर्वे देख रहा था एजेंसियों के, उसमें दिखाया जा रहा है कि गुजरात की सारी सीटें बीजेपी जीत रही है। जी क्या लगता है आपको कि सारी की सारी सीटें बीजेपी जीत रही वहां? नहीं सर, अब परिवर्तन आएगा। अभी तक ये था कि ये सारी की सारी सीटें ही निकलती हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी जो है और उनका जो एजेंडा है ये हिंदुत्व का है और क्षत्रिय समाज एक देश और धर्म के लिए काम करने वाला समाज है। व्यक्तिगत स्वार्थ को साइड में रखकर देश और समाज की बात आती है तो धर्म की बात आती है तो हम लोग उसमें जाते हैं। लेकिन आज धर्म की राजनीति समाज में इसी के अस्तित्व की बात आ चुकी है। आज क्षत्रिय समाज का जो अस्तित्व है उसको ही इन्होंने खतरे में ला दिया है, कटघरे में खड़ा कर दिया है और इस चीज को हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं। और इसका असर सर आपको बहुत ही जरूरी है और बहुत ही अच्छी मात्रा में 7 तारीख को दिखाई देगा। 4 तारीख को, 4 जून को, 7 तारीख को तो बोलते हैं वहां पर गुजरात में, तो इसका असर बिल्कुल से नहीं। अमूमन ये देखा गया कि आमतौर पर आखिरी वक्त लोग मान जाते हैं, मान अव्वल में। ऐसी स्थिति क्या नहीं बन पा रही है? क्या कोई समाधान निकल सके इसका? इस बार ऐसी कोई स्थिति नहीं लग रही है, ऐसी कोई परिस्थिति क्यों नहीं खड़ी की जा रही है कि ऐसा कोई परिवर्तन आए। इस बार जो भी है विरोध में ही जाने वाला है, क्योंकि उसका कारण है सब जी कि उसका कारण ये है कि ये कोई भी शीर्ष नेतृत्व अथवा तो कोई भी संगठन का व्यक्ति समाज के लोगों से बात करने की इच्छा ही व्यक्त नहीं की है अभी तक उन्होंने। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र राजू, भानु प्रताप सिंह जी आपका शुक्रिया, प्रमोद गोस्वामी जी आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी मंथन को देखते हैं। जो तेवर हैं वो तो बहुत बागी हैं। जब 2-2, 3-3, 4-4% आबादी वाले समाज माहौल बदल देते हैं या उनकी फिक्र राजनीतिक दल करते हैं, तो एक अच्छी खासी तादाद जिस वर्ग की है, क्या ये मानकर चल रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे, या ये संगठन केवल घुड़की दे रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब तो चुनाव ही देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।